एनीमिया, अगर हम एनीमिया को देखें कि बहुत सारे मरीज़ आपके पास आकर शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चलने में सांस फूल रही है, वैसे सांस फूल रही है, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, मुझे झुंझलाहट, बेजारी, चिड़चिड़ापन हो रहा है। आप ये देखिए कि एनीमिया की सिम्टम क्या आ रही हैं। मरीज़ आपके पास आ रहा है, आके कह रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है बिला वजह का, और मेरे हाथ पांव सुन हो रहे हैं, हाथों में वो जान नहीं है, काम में दिल नहीं लग रहा, ज़रा सा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, ज़रा से काम में चलने में सांस फूलती है, काम करने में सांस फूलती है, एसओबी हो रहा है। इसको डिस्निया भी कहते हैं, एसओबी भी कहते हैं। और मेरी जो दिल की धड़कन यानी घबराहट हो रही है, उसको ये नहीं पता कि घबराहट एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो मरीज़ आके अपने तौर पे जो भी बयान कर रहा होगा, याद रखिएगा उसे आपने अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करना है या डिकोड करना है। ट्रांसलेशन या डिकोड क्या है कि मरीज़ ने आके एक जुमला कहा कि कलेजे में दर्द है, तो कलेजा मेडिकल में तो नहीं है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो या अपर एब्डोमिन का दर्द जो है वो कलेजे का दर्द कहता है। इसी तरह डिकोड करने से मुराद ये कि मरीज़ आके आपसे कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और हर तरह के मामले में कमज़ोरी है, तो आप जो है मरीज़ की ये तो उसने बयान करना शुरू किया, उसने ये बताया कि थकन हो रही है, उसने बताया कि चलने में सांस फूल रही है, उसने कहा कि घबराहट हो रही है। घबराहट में आपने देखा कि उसका हार्ट रेट जो है, दिल की जो धड़कन है, हार्ट रेट वो एक तो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। हमारा जो हार्ट रेट होता है उसकी जो मैक्सिमम, ये जो मर्द और औरतों में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हार्ट रेट कितना होता है, वो होता है मर्दों में जो है मैक्सिमम आप ले लें 90 पर मिनट और औरतों में ले लें 110 पर मिनट, ये मैक्सिमम है हार्ट रेट। अगर इससे ज़्यादा हार्ट रेट आ रहा है तो वो मरीज़ जो है वो सही कह रहा है कि उसको घबराहट हो रही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि उसको किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, तवज्जो नहीं दे पा रहा, कोई काम शुरू कर रहा है और उसे वो पूरा करने से पहले ख़त्म कर रहा है और वो काम उसका पूरा नहीं हो रहा, तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। इरिटेशन या रेस्टलेसनेस, इरिटेशन ये है कि यहाँ 25 जो है फीमेल हैं तो तकरीबन 50 मेल हैं, या आपका एक गैदरिंग है, उसमें कोई एक तफरीही या कोई एक लतीफ़ा या कोई एक दूसरे से आप लोग मजाक कर रहे हैं, और वो जब उसके ऊपर मजाक आया तो वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा या चिड़चिड़ी हो जाएगी और रिएक्ट करेगी गुस्से का, तो ये चिड़चिड़ापन है। मिसाल के तौर पे वो देखिए गुस्से का मैं बताऊं, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन ये है कि एक्सेसिव बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये चिड़चिड़ापन या गुस्सा है। जब ये सारी सिम्टम आ गई तो उसकी लुक जो है वो पैलनेस, आपको वो लुक जो दिख रही है उसकी जो मरीज़ की लुक है, ये साइन है। लुक क्या है मरीज़ की? पैल दिख रहा है, वो पैल बाय स्किन, चेहरे से, जिल्द से, उसकी स्किन से उसको पैलनेस है। पैलनेस से मुराद जर्द हुआ है, वो उसमें पीलापन है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पीलापन अगर हम कहेंगे तो वो काउंट होगा जॉन्डिस में, पीलिए में। तो याद रहे कि अगर हम ये देखें कि मरीज़ की ये पीलापन है स्किन में, तो स्किन और प्लस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन तो वो है जो हमारी ऊपर की पूरी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन वो है जो होंठ का अंदर का हिस्सा, आँख का अंदर का हिस्सा, नाक का अंदर का हिस्सा, जो मेम्ब्रेन है वो स्किन नहीं है, वो बारीक सी एक झिल्ली है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। तो यहाँ तो हमने वैसे देख लिया, उसके हाथों को देख लिया, उसकी जो पामर साइड है, उसकी जो हथेलियाँ हैं वो सुर्ख नहीं होंगी वैसे जैसे होनी चाहिए। बहरहाल तो आपने उसको चेक किया, ऐसे करके आपने देखा, ऐसे ये राइट वे में उसका, अगर आपने कहा मुंह खोलें, ज़बान बाहर निकालें, उसकी ज़बान में भी वो
गुलाबीपन या वो सुर्खी नहीं होगी जो यूजुअल होनी चाहिए मेल में या फीमेल में अकॉर्डिंग टू एज। ये कैसे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है? क्योंकि आप लोग सुस्त हो रहे हैं या आप लोग काम चोरी कर रहे हैं अपने शोबे से, मेडिकल से। आप हर मरीज़ का एग्ज़ाम करना शुरू कर दें, हर मरीज़ से आप कहें कि लाओ भाई बीपी चेक करा लो, नब्ज़ चेक करा लो, मुंह खोल के दिखाओ। ये इससे मरीज़ भी मुतमईन, आप भी मुतमईन, आपको पता चलेगा नॉर्मल मरीज़ का ये है, अब नॉर्मल मरीज़ का ये है। तो आपने ऐसे करके इस तरह देखना, नीचे की लोअर आईलिड पर जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसमें सुर्खी होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप एक टेस्ट लिख के देते हैं CBC का। CBC का जब टेस्ट लिख के देते हैं, CBC में बहुत सारे लोग CBC का टेस्ट लिखते हैं, लेकिन CBC में सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, CBC या CP। देखिए मैंने पहले ही बताया कि CP का मतलब है कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड, CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। दोनों कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल, और खून जो है दरअसल एक तरीके की वाइटल डायनामिक्स है, वाइटल फोर्स है, या हमारे हिसाब से ज़िंदगी है, हम मेरे ख्याल या व्यू में रूह है। तो लिहाजा खून का कंप्लीट पिक्चर मालूम होना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि जब आप CBC लिख के देते हैं तो हमारे यहाँ सिर्फ दो चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई इसका जो है कितना ग्राम HB है। HB हम देखते हैं कि इसका कितना ग्राम HB है, जो मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा दिया कि फ़ीमेल को जो है फ़ीमेल का पाकिस्तान में रहते हुए 11 से और 13 ग्राम होगा, 11 से 13 ग्राम, और मेल का पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में क्यों कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स हैं या डाइटरी रुझान है, टेंडेंसी है, वो नेचुरल या नॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ डाइट्स जो है वो नकल पे हम लोग डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइट से मुराद खाना पीना। तो मेल में होगा 13 से और 16 ग्राम, ये इसका HB होगा। लोग इसको जो है सिर्फ यही देखते हैं और ये देखने के बाद आगे भेज देते हैं। आप गौर करें तो एनीमिया सिर्फ RBC रेड ब्लड कार्पस सेल जो है उसकी बहुत सारी स्टडी है। सिर्फ आज हम सिर्फ RBC से मुताल्लिक सुपरफिशियल सतही इल्म दे रहे हैं, इसका बहुत डेप्थ में जाके इसकी नॉलेज या इल्म है। देखिए कि आपने वो भेजा CBC, उसने लिखा एनीमिया की जो हम डेफिनेशन रटने की नहीं होती, याद रखने की होती है। एनीमिया के क्या मायने, जैसे कि मैंने कल बता दिया था एनीमिया। तो एनीमिया है एबनॉर्मली डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द RBCs। सिर्फ RBCs की गिनती को नहीं देखना है, RBCs की क्वालिटी को देखना है। RBC की क्वालिटी क्या है? ये एक बाई कॉन्केव RBC जो होता है सुर्ख बग़ैर न्यूक्लियस के होता है। ये देख लीजिए बाई कॉन्केव RBC, उसका जो प्लेट की मानिंद होता है। अगर आप ऊपर से देखें जो प्लेट जो है उसमें गोलाई होती है गहरी, जिसमें सालन रख रहे हैं, उस प्लेट की मानिंद होता है। लेकिन वो नीचे से भी, यानी दो प्लेटें आप अपोजिट यूँ जोड़ दें तब जाके आपको एक पिक्चर ऑफ दी RBC बनेगी। इस RBC में दोनों तरफ बाई कॉन्केव, दोनों तरफ जो है गहराई होती है और किनारे इसके मोटे होते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो 8 माइक्रोमीटर के करीब है। ना ये छोटा होना चाहिए ना ये बड़ा होना चाहिए। इसकी सुर्खी जो क्रोम कहलाता है, क्रोमिया, इसका रेडनेस, इसकी सुर्खी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये हेल्दी, ये तो हो गई क्वालिटी, हेल्दी सेल हो गया। अब इस सेल की तादाद होती है। इस सेल की तादाद मैंने बताया था, दोबारा तस्करा कर रहा हूँ कि इस सेल की तादाद 3.5 से लेकर और 4.5 तक फीमेल में, और 4.5 से लेकर 5.5 तक मेल में हमारे यहाँ देखी गई है। ठीक है, 3.5 से 4.5 तक और 4.5 से 5.5 तक मेल में हमारे यहाँ देखी गई है। बर्रे सगीर पाको हिंद में चूँकि गोश्त खाने का रुझान इंडिया में तो बिल्कुल ही कम है,
और हमारे यहाँ भी गोश्त खाने का रुझान कम है, हम लोग प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्योर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते। तो याद रहे कि हमारा जो है आयरन और ये HB और हमारा जो है ये एनीमिया, ये इसकी ये वेस्टर्न लोगों की बनिस्बत बाहर के लोगों की बनिस्बत कम होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में ये है। ठीक है। दूसरे एक सोशल इशू भी है ख़वातीन के साथ, वो अलग मामला हैं। अच्छा, ये हो गया हेल्दी एक सेल। अच्छा, अब हेल्दी सेल की अपनी एक उम्र होती है, ये चीज़ आपने देखनी है और समझनी है। हेल्दी सेल आपने देख लिया, हेल्दी RBC क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या शेप और क्या साइज़ होता है, ये साइज़ है। अब मैंने इसको इस तरह भी बनाया हुआ है और ऐसे वर्टिकली भी बनाया हुआ है ताकि आप देख लें और समझ लें। ये भी RBC है, इसका यहाँ से यहाँ तक 8 माइक्रोन होगा, 8 माइक्रोमीटर होगा, और ये इस तरह रखा है और ये इस तरह रखा है, दोनों सूरतों में रख दिया। चूँकि मैं ड्राइंग में इसको सामने से नहीं दिखा सकता, बिल्कुल एक प्लेट की मानिंद है सामने से। इसकी जो टोटल एज है एक RBC की, नॉर्मल टोटल उम्र जो होती है वो होती है 100 यानी 90 से 120 दिन रख लें आप, लेकिन मैं सेफ साइड पे जो है उसको 100 to 120 डेज़ इसकी दिन, 100 to 120 डेज़ इसकी नॉर्मल एज होती है। उसके बाद ये टूट जाता है और टूट फूट के ये जो है अपनी ये एक तरीके से ये अपना काम पूरा करके चला जाता है और ताज़ा RBC आ जाता है। टूटना फूटना, RBC का टूटना फूटना नॉर्मल फेनोमीना है, कुदरती फेनोमीना है, कुदरती है ये। लेकिन उम्र ख़त्म होने के बाद, इंसान का मरना भी नॉर्मल है लेकिन उम्र पूरी होने के बाद। अब अगर किसी और वजह से इंसान या RBC मर जाता है या ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो हम उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे। तो नॉर्मल इसकी लुक ये हो गई हेल्दी की, और इसका साइज़ ये हो गया। साइज़ भी बड़ा अहम है, आगे चल के आपको समझ में आएगा। और फिर इसकी उम्र बड़ी अहम है, उम्र होती है 100 to 120 डेज। आज का गोल्डन पॉइंट जस्ट फॉर यू, इसकी 120 दिन की, 90 से 120 दिन की उम्र होती है। एक शुगर के मामलात में, डायबिटीज़ के मामलात में एक टेस्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड HbA1c या A1c। हेमोग्लोबिन, HB को लोग समझ नहीं पाते, HbA1c हेमोग्लोबिन A1c। तो जो HbA1c जो है वो इस तरह होता है कि ये जो है हमारा RBC जो होता है ये शुगर को, ग्लूकोज के सेल को बाइंड कर लेता है, या यूँ कह लें कि महफूज कर लेता है, या इसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि ग्लूकोज कितना है। और ये 120 दिन पुराना ग्लूकोज भी बता देगा कि जो है एक बार इतना ग्लूकोज आया था। तो इसलिए HbA1c के लिए ये मशहूर है कि 3 महीने पुराना डायबिटीज़ का रिकॉर्ड सामने आता है। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि अंदर कैसेट या रिकॉर्डर थोड़ी लगा हुआ है, अंदर तो RBC मौजूद है जिसकी उम्र इतनी है। अगर इसकी उम्र, RBC की उम्र, अगर इन केस अगर RBC की उम्र 6 महीने होती तो हम 6 महीने का रिकॉर्ड ले लेते शुगर का, और RBC की उम्र 120 डेज़ होती है, लिहाजा हम 3 महीने का सेफ साइड पे रिकॉर्ड ले लेते हैं। तो ये था आज का गोल्डन पॉइंट। आगे चलें कि RBC का क्वांटिटी, सिर्फ तादाद पूरी होना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ द RBC, वो क्वालिटी लिखा हुआ है वो भी पूरी होना ज़रूरी है, क्वालिटी ये है। ठीक है। इसके बाद कि एक और चीज़ को हम एनीमिया कहते हैं, लोअर लेवल ऑफ द हेमोग्लोबिन, लोअर लेवल ऑफ द हेमोग्लोबिन। देखिए, हेमोग्लोबिन एक ऐसा मीडियम या प्रोटीन है या एक ऐसा ज़रिया है जिसमें RBC ज़िंदा रहते हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं कह देता हूँ, उसी में सर्वाइव करते हैं, उसका भी लोअर लेवल नहीं होना चाहिए। अब RBC ये एनीमिया की जो है टाइप्स कितनी हैं, एनीमिया की टाइप्स के बाद हम काजेज़ और साइन सिम्टम पे बात करते चले आएंगे। एनीमिया की जो टाइप्स है वो सबसे पहले हम लिखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन ये सबसे कॉमन है और सबको पता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें जो है सेल की
जो आरबीसी की जो साइज़ है वो कम हो जाता है मोस्टली। इसमें आरबीसी का जो साइज़ है वो कम हो जाता है और इसको हम कहते हैं इसको हम कह सकते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि आरबीसी का साइज छोटा हो गया और ये जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन डेफिशिएंसी क्यों है? ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। देखो, हम आयरन ले ही नहीं रहे, पहला तो ये हो सकता है। हम आयरन खा ही नहीं रहे, क्योंकि हम डाइटरी तौर पे खाने से ही, फूड से ही तो हम लोग आयरन को यूँ समझ लें कि पूरा करेंगे ना, तो हम आयरन नहीं ले रहे, तो फिर डाइटरी डेफिशिएंसी आयरन माइक्रोसाइटिक या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सेल, यानी हमने जो नाम दिया है इसका माइक्रोसाइटिक, वो इसलिए दिया है कि वो साइट से मुराद एचबी जो है, ये आरबीसी जो है एक सेल है और उसका साइज कम हो गया, वो माइक्रोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी। इसका हल क्या है साथ साथ में बताता चलूँ। इसका हल है आयरन डेफिशिएंसी का कि आपने आयरन लेना है, आपने गोश्त लेना है, रेड मीट या रेड यानी सुर्ख गोश्त लेना है। सुर्ख गोश्त किसी का भी हो, लाइक दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, सबका आपने लेना है, लेकिन फिर भी अवॉइड करें बड़े जानवर को। अगर आप चाहें तो बकरे वगैरह का गोश्त खा सकते हैं। या प्रोटीन, यानी कि अगर हम सी फूड खाएंगे, समुद्री ग़िज़ा खाएंगे तो भी हमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन क्या सिर्फ गोश्त में आयरन होता है? ऐसा नहीं है, फलियों में भी होता है, दालों में भी होता है और सब्जियों में भी होता है। कुछ सब्जियों में होता है, कॉमन तरीन सब्ज़ी जिसमें होता है वो पालक है, माशाल्लाह पालक में होता है, और हरे पत्तों वाली सब्जियों में होता है। और कुछ फ्रूट में होता है। कॉमन तरीन फ्रूट जो है वो है एप्पल, अभी तो बताया APPLE एप्पल, तो एप्पल में होता है सबसे ज़्यादा जो है, मतलब बैंक ऑफ आयरन है। एप्पल कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, ये जो है आयरन को हम ले नहीं रहे। हमें अगर गोश्त पसंद नहीं है या किसी भी वजह से मुआशरती या मजहबी मामलात की वजह से गोश्त कम लेना है हमें, तो हम जो है बग़ैर गोश्त के भी आयरन डेफिशिएंसी अपनी पूरी कर सकते हैं। जबकि जो प्रोटीन, असल प्रोटीन है, जो एक्चुअल प्रोटीन है, एक्चुअल आयरन का जो सोर्स है वो गोश्त है। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, इसका हल हो गया। दूसरा जो है, दूसरा एनीमिया है, ये माइक्रोसाइटिक था, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। एक एनीमिया था माइक्रोसाइटिक, अब ये जो एनीमिया है ये दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है, ये है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक से मुराद ये कि इसमें साइज से बड़ा हो गया सेल, उसमें साइज से सेल छोटा हो गया, 8 माइक्रोमीटर से छोटा हो गया और इसमें 8 माइक्रोमीटर से बड़ा हो गया। तो जब ये अपने नॉर्मल साइज़ को खो बैठा तो ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पैदा कर देगा और ये इसकी जो ऑक्सीजन ले आने की जो क्वालिटी होगी, ऑक्सीजन ले आने की जो सलाहियत होगी वो मुतासर रहेगी। तो मेगालोब्लास्टिक, मेगा बड़ा, और ब्लास्टिक फट जाता है, ये आगे बढ़ के फट जाता है। मेगालोब्लास्टिक जो है एनीमिया, ये पर्निशियस एनीमिया कहलाता है। ये पर्निशियस एनीमिया, और इसकी ज़्यादातर वजह यह है कि B12 साइनोकोबालामिन B12 की डेफिशिएंसी या कम खाने की वजह से ये सामने आता है। साइनोकोबालामिन की ये डाइटरी डेफिशिएंसी है, ये भी इसकी वजह भी विटामिन B12 कम लेंगे तो पर्निशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। वहाँ रिपोर्ट में शायद बहुत सारे लोग पर्निशियस एनीमिया नहीं लिख के देते, लेकिन मैक्रोसाइटिक ज़रूर लिख देते हैं। माइक्रोसाइटिक 3-4 लफ्ज़ लिखे होते हैं, नार्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक, लैब की रिपोर्ट में लिखा था नार्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक
नार्मोसाइटिक से मुराद साइज़ में नॉर्मल है, क्रोमिक से मुराद रंग भी उसका नॉर्मल है, रंग भी सुर्ख होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह माइक्रोसाइटिक, तो इसका मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब उसकी वजह क्या है वो आगे मैं बता दूंगा, बताइए मैंने और बताऊंगा। फिर पर्निशियस एनीमिया, वो लिखा हुआ नहीं आएगा, मेगालोब्लास्टिक भी शायद ही लिखें, लेकिन मैक्रोसाइटिक लिख सकते हैं। मैक्रोसाइटिक का मतलब है कि एनीमिया का, इसका आरबीसी का साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। फिर हम बीमार शख्स को क्या कहते हैं, बीमार शख्स को या बीमार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिक कहते हैं, सिक लिव। अच्छा, वो मैंने ऐसे तस्करत में बताया, सिकल सेल एनीमिया, जब सेल बीमार हो गया, यूँ समझ लें। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में क्या है, चूँकि मैंने आपको बार बार कहा इस तरफ तवज्जो रखो कि साइज़, हेल्दी साइज़ और हेल्दी लुक या शेप ऑफ दी आरबीसी क्या है। सिकल सेल एनीमिया में ये चांद की तरह का, ये क्रिसेंट की तरह का या इस तरह का जो है आरबीसी बन जाता है। आरबीसी का शेप वो नहीं रहता जो एक्चुअल शेप है। तो उसकी उम्र का तो अभी तस्करा बाद में करेंगे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में जो उसका शेप ऑफ द सेल है वो इंतहाई छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन बद शेप हो जाता है। ये शेप ही नहीं है, ये शेप है एक्चुअल जो पूरी ब्लड वेजल्स में घूम रहा है। ये शेप ब्लड वेजल्स में घूम नहीं सकता आज़ादाना, या तो गुजर जाएगा या वो फंसेगा कहीं ना कहीं। ये चांद के सी सूरत, चांद के ये क्रिसेंट वाला चांद, ऐसा चांद की सी सूरत का, इस सूरत का या टुकड़ों की सूरत का जो है, ये समझ लेंगे इस सेल के कई टुकड़े कर दिए गए हों, टुकड़ों की सूरत का ये शेप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें। अच्छा, दूसरे सबसे अहम बात कि ना सिर्फ टुकड़ों की सूरत में आ जाता है, बल्कि इसकी ज़िंदगी बेचारे की, सेल की, सिक है ना, सिकल सेल है, इसकी ज़िंदगी जो है 15 से 30 दिन तक रहती है। तो फिर तो ये इस लायक ही नहीं है, ये पूरी प्लेट में है। अगर आप प्लेट में कोई चीज़ भर के लेके जाएं, सालन या कोई चीज़, और एक इसमें टूटी फूटी चीज़ में लेके जाएं तो पूरी तरह नहीं ले सकेंगे। लिहाजा इसकी जो क्वालिटी है, जो सलाहियत है, जो ड्यूटी है ऑक्सीजन या दूसरी चीज़ें ले जाने की, वो ख़त्म हो जाती है और फिर ये जल्दी मर भी जाता है। इसकी लाइफ स्पैन जो है 15 से 30 दिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। याद रखिएगा कि ये जो हमने बताया कि माइक्रोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी या मैक्रोसाइटिक विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये तो होता है हमारे खाने पीने की वजह से, जो हमारे बस में है। हम अच्छा खाना शुरू कर दें तो हम इससे निकल जाएंगे। ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बैरूनी अवामिल। बैरूनी अवामिल क्या है? खाना बैरूनी अवामिल है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो जेनेटिक या हेरिडिटरी होता है, यानी विरासती तौर पे होता है या नस्ल में चल रहा होता है। याद रखिएगा, विरासती तौर पे होता है या नस्ल में चल रहा होता है। कुछ नस्ल में, कुछ नस्लों में, कुछ कौमों में ये कामन देखा गया है, जैसे कि अफ्रीकन हैं या चंद एक हैं जिनका मैं यहाँ तस्करा नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ रेशनल यानी कुछ कौमियत में ये जो है ज़्यादा देखा गया है सिकल सेल एनीमिया या एनीमिया जो है ये देखा गया। ये है विरासती तौर पे, अगर किसी के वालिदैन को होगा तो फिर वो बच्चों को भी आ जाएगा। सिकल सेल एनीमिया का क्या हल है, क्या सलूशन है? इसका सलूशन तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, फिर एक है जो हम अगर काउंट वाइज करें तो ये चौथा किस्म है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया बहुत ही जेनेटिक, ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी एक जेनेटिक मामला है, ये भी विरासती मामला है। इसमें जो चेन होती है अल्फ़ा और बीटा चेन वो मुतासिर होती है, ये वालिदैन से और ख़वातीन में आता है। तो आज का मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट देता चलूँ बड़ा अहम, तो वो आप तमाम ख़वातीन को और आप तमाम हजरात को, तमाम स्टूडेंट को ज़िंदगी भर मेरे खातिर याद रखना होगा। याद रखिएगा कि बिफ़ोर गोइंग टू मैरी,
यानी शादी होने से पहले, शादी करने से पहले आपको ये जानना आपका बुनियादी हक है, मेल फीमेल दोनों का, कि क्या मेरे होने वाले पार्टनर को थैलेसीमिया तो नहीं है। लेकिन इससे पहले आपका ये जानना लाजमी है कि क्या आप में से किसी को थैलेसीमिया तो नहीं है। अगर याद रखिएगा, थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं। थैलेसीमिया तो थैलेसीमिया है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं, एक है थैलेसीमिया मेजर और एक है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर जो है वो अगर किसी जोड़े को, किसी कपल को, किसी वालिदैन को है तो उनसे उसके बच्चे में थैलेसीमिया माइनर आ जाएगा। अगर किसी एक बाप यानी किसी एक पेरेंट में से किसी एक पार्टनर को, बाप को या माँ को थैलेसीमिया माइनर है तो उसकी औलादों को चलेगा थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर वाला, उसका एज भी नॉर्मल एज भी नहीं होता, वो हमेशा नीचे ही रहता है। जब एज भी नीचे रहेगा, जब उसके आरबीसी नीचे रहेंगे तो उसमें थकन, फटीग, एनर्जेटिक नहीं होगा। वो जो एक एनर्जेटिक होता है नॉर्मल, वो नहीं होगा और वो अपनी पूरी नस्ल को थैलेसीमिया बांटेगा, थैलेसीमिया माइनर। चलो काबिल कबूल है, जबकि मैं कहता हूँ नहीं। लेकिन अगर माँ को थैलेसीमिया माइनर है और बाप को भी थैलेसीमिया माइनर है तो फिर बच्चा जो पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा। और थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, आप अक्सर टेलीविज़न पे इन पे उन पे इश्तिहारात देखते रहते हैं कि खून का अतिया दें, बच्चों के लिए ज़रूरी है। उनको हर 120 दिन बाद, 4 महीने बाद क्यों खून की ज़रूरत होती है कि सेल की तो अपनी उम्र क्या है ना। क्या पूरा सेल मर जाने के बाद या सारे ख़त्म होने के बाद लेके भागेंगे आप? ऐसा नहीं है। 3 महीने बाद उन्हें ले जाना पड़ता है कि चलो भी जल्दी से खून दे दो। वो खून ख़त्म, मर गया और वो दोबारा नहीं बन पाता। और ये जो है थैलेसीमिया मेजर है। अगर मेल और फीमेल यानी थैलेसीमिया माइनर को हम क्या लिखते हैं, यूँ छोटा बना देते हैं, थैलेसीमिया माइनर। और फिर ये थैलेसीमिया माइनर, माँ और बाप दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का होगा 100%। ठीक है, यानी 100% से मुराद ये कि आप कोई इसको चैलेंज करना शुरू कर दे तो वो एक अलग इशू है। तो याद रखिए कि थैलेसीमिया जो है वो मेजर जब होता है जब दोनों वालिदैन में थैलेसीमिया माइनर होता है। अब ये अच्छा आगे चलता हूँ, बताता चलूँ, ये उन फैमिलीज़ में, उन कौमों में, उन बरादरी में, उन नस्लों में ज़्यादा देखा जा सकता है या जाता है थैलेसीमिया मेजर जिनमें बरादरी में शादी होती है। अब बरादरी में जब शादी हो रही है, जो एक पूरे कौम में, पूरे गांव में एक बीमारी किसी एक थैलेसीमिया माइनर की आते सबको माइनर है, तो फिर कज़न को, इनको, उनको सबको माइनर है, लिहाजा पता ही नहीं होता और उनकी शादी हो जाती है और बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते हैं। कज़न मैरिज अमूमन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग बहस है। हम अभी एनीमिया की बात कर रहे हैं। थैलेसीमिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम चेन तोड़ देंगे, वो जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है उसको तोड़ देंगे। हम बिफोर गोइंग टू मैरी, शादी होने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक CBC बहुत अच्छी जगह से किसी न किसी अम्मी से कहें, ख़वातीन आजकल तो एडवांस हैं, लेकिन फिर भी अम्मी से, अब्बा से, किसी से कहें कि भाई आप किसी ऐसी जगह से आखान या वहाँ से इनकी एक जो है हमें रिपोर्ट करवा दें, तो उसमें आ जाता है थैलेसीमिया माइनर। बड़ी आसानी से आप सीधा बोलते सॉरी मैंने नहीं करनी चाहती। अगर खुदा न खास्ता आप थैलेसीमिया माइनर की पेशेंट हैं या आप कोई अल्लाह ना करे थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं कहलाता, अगर आप में से है किसी को, फिर तो ये जहन में बिठा लो कि आप अपने बच्चों को पैदा होते ही कत्ल किया करेंगे अपने हाथों से कि अगर आपने किसी थैलेसीमिया माइनर वाले से शादी कर ली। ठीक है, ये था आज का सबसे अहम गोल्डन पॉइंट। जिसको माइनर है, अगर एक को, अगर इधर में
या किसी मेल को थैलेसीमिया माइनर है, उसकी शादी किसी ऐसी औरत लड़की से होती है जिसको थैलेसीमिया माइनर नहीं है, तो उसके बच्चों को थैलेसीमिया माइनर के असरात आते रहेंगे, लेकिन मेजर नहीं होगा। और थैलेसीमिया माइनर में खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका एच भी कम रहेगा और आरबीसी थोड़े कमज़ोर रहेंगे, बस। ये है थैलेसीमिया का, मैंने बता दिया आपको। अब है पांचवा जो है हेमोलाइटिक एनीमिया। इस पे अगर आप बोलेंगे थैलेसीमिया पे, तो अलग से एक थैलेसीमिया पर बहुत डिटेल मैं लेक्चर दूंगा, जो आप लोगों को इंशाल्लाह कार खैर के तौर पे मैं आपको लेक्चर दूंगा। हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइसिस का मतलब मैंने कल बताया था। हेमोलाइसिस का मतलब कि खून की तोड़ फोड़। उसकी हेमोलाइसिस के दो फैक्टर होते हैं, यानी कि एक्सेसिव हेमोलाइसिस एनीमिया से मुराद है एक्सेसिव या एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज को का ब्रेकडाउन तो होना है, तोड़फोड़ तो होनी है, मरना है उन्होंने, लेकिन कब मरना है? 120 दिन में, 100 से 120 दिन में। लेकिन ये लिखा है बिफोर। बिफोर से मुराद कबल अज वक्त डेथ हो जाए या बहुत ज़्यादा मरने लगें, बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो, तो वो एबनॉर्मल या एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज कहलाते हैं। ये हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। इनकी क्या क्या वजूहत होती हैं? एक है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या है? थैलेसीमिया माइनर, यानी चौथा ये थैलेसीमिया माइनर, एंड तीसरा यानी सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों में हेमोलाइसिस होता है, दोनों में हेमोलाइसिस होता है। ये और एक और है पीके डेफिशिएंसी, वो एक बड़ा डिटेल है, मैंने कहा था सुपरफिशियल पढ़ा रहा हूँ, बहरहाल याद रख लीजिएगा, कभी पूछिएगा इसको, पीके डेफिशिएंसी। ये 3 इंट्रिंसिक फैक्टर है। कुछ हैं जो हमें कहीं और से मिलते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम हासिल कर लें, बीमारी हासिल कर लें, बीमारी मिल जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारा जो सेल है, आरबीसीज हैं, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे, हेमोलाइसिस हो जाएगा। या फिर अगर हम पॉइज़न खाना शुरू कर दें लाइल्मी में, या जान करके अगर हम खा लेंगे, जान करके हम पॉइज़न खाएंगे, तो भी हेमोलाइसिस हो सकता है। लेकिन लाइल्मी में कैसे पॉइज़न खाते हैं कि या तो कोई मेडिसिन की सूरत में खा रहे हैं। पुराने वक्तों के लोग कुश्ते खाया करते थे, कुश्ते जान बनाने के लिए। तो पुराने वक्तों के लोग कुश्ते खाया करते थे। उसमें एक कुश्ता है लेड का कुश्ता, जिसे कहते हैं सीसा। लेड का अब तो पाइप वो नहीं आ रहे, पहले जो पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप थे वो लेड के बने होते थे। चादरें जो थी वो लेड की होती थी, यानी शीशे की होती थी। शीशे का इस्तेमाल बहुत था, शीशा नहीं, शीशा, ठीक है, लेड, उसका इस्तेमाल बहुत था। उसका पानी हम उन पाइपों में से आने वाला पानी जब हम पीते रहते थे, तो लाइल्मी में हम पॉइज़न ले रहे होते थे। और वो पॉइज़न आहिस्ता आहिस्ता किसी इलाके में, किसी ख़ास जगहों पे आपने देखा होगा एनीमिया का ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ लेड पॉइजनिंग होती है। पानी, ज़मीन से आने वाला पानी भी कहीं ना कहीं पॉइजनस होता है। अच्छा, मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन अगर हम ले रहे हो जो हेमोलाइटिक हो, जो खून के सेल को तोड़ फोड़ कर रही हो, तो ये हेमोलाइसिस का बाइस बनते हैं, हेमोलाइटिक का बाइस बनते हैं। उसमें बहुत सारी तरह तरह की अद्वियात खासकर, और तरह तरह के मतलब ऐसी जगह जाके जहाँ टोट के या ऐसे छोटे छोटे क्लिप या ऐसे टोटके चल रहे होते हैं। आपको कोई बता देता है कि पोल पे इन पे लिखा होता है कि जी इसकी दवा खाएं, उसकी दवा खाएं, इसका ये करें, उसका वो करें। तो ये जो होती हैं, ये पॉइजनस मेडिसिन होती हैं, ये हेमोलाइसिस का बाइस बनती हैं। दूसरे ये कि अगर आप कहीं आपको लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, किसी वजह से खून की कमी हो जाए, किल्लत हो जाए, तो आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, या उर्फ़े आम में कहते हैं खून चढ़ाना, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त आपका डोनर और आपके खून में कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो हेमोलाइसिस हो जाएगा। और हेमोलाइसिस की बहुत डिटेल है, मेरा तो ये दिल चाह रहा था कि सिर्फ हेमोलाइसिस पे बात करूं, लेकिन आज नहीं। तो ये हो गई एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बहुत सारे हैं। याद रखिएगा आयरन डेफिशिएंसी की वजूहत क्या हैं?
क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड, जो मैंने कल बता दिया आपको कि अगर पाइल हो, किसी को बवासीर हो, जीआईटी में अल्सर हो, या मेंसेस एबनॉर्मल हो, या हैवी मेंसेस हो, तो आपको जो है लॉस ऑफ ब्लड है, या एक्सीडेंटल लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, नक्सीर चल रही है, कोई चीज़ लग गई, खून ज़ाया हो गया, तो लॉस ऑफ ब्लड है, इसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरे एक और वजह है हेवी डिमांड ऑफ आयरन। किसी न किसी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे यहाँ अजीब ट्रेंड है, तमाम लोगों में, तमाम कौमों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको समझें कि आप अकेले 2 रोटी खाते हैं या खाती हैं, तो अगर जब आपके घर में छोटा सा भी बच्चा या मेहमान आ जाता है या कोई भी आ जाता है, तो आप कम से कम 4 लुक़मे तो लेगा ना, 5 लुक़मे तो लेगा या नहीं लेगा। तो हम अपने उस बच्चे को, उस बेबी को जिसको अपने जिस्म में रख के पाल रहे होते हैं, उसका खाना नहीं खाते। याद रखिएगा, बड़ा आसान फार्मूला है। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या एनीमिया से बचने का आसान तरीका है। आप कैलकुलेट कर लें कि मैं रोज़ाना 4 रोटी, 1 सेब, 1 कप दूध पीती थी, तो अब आपने उसका चौथाई हिस्सा अपनी उस औलाद के लिए इजाफ़ी पीना, इजाफ़ी खाना है। बस ये फार्मूला है। उसको पहले खिलाओ उस बच्चे को, तो आपको कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तो आपके जिस्म से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसे कहते हैं चूसना, खून चूस रहा है वो आपको खून चूस रहा है, और आप जो है अब उतना ही खा रही हैं जितना पहले खा रही थी। तो ये हेवी डिमांड हो जाती है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, आप बढ़ चुके, आपका कद काट बढ़ गया, आपकी जिसामत बढ़ गई, अब आपका कद नहीं बढ़ेगा, ना आपका कद बढ़ेगा। लेकिन उस बच्चे को तो ग्रोथ चाहिए ना, वो बढ़ रहा है, उसको आयरन भी ज़्यादा चाहिए उसे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपने करना क्या है कि फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और B12 विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये आपने लेनी होती है रेगुलर बुनियादों पे, तो ये आपको हेल्दी लाइफ देगा। डाइट में ले लो, सबसे बेहतर है डाइट में। हम डाइट में नहीं ले रहे, लिहाजा हमें जो है सप्लीमेंट के तौर पे लेना होगा। ये आपकी काजेज़ हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपका पूरा एनीमिया पे, RBC पे, एनीमिया पे मैंने मुख्तसर तरीन या सुपरफिशियल लेक्चर आप लोगों को दिया है। इसमें कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर लें। चलें।